नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल 1.5 करोड़ से अधिक दिल्ली वालों के फैसले पर है। दिल्ली में आखिरी घंटे का मतदान अब चल रहा है। दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े आ चुके हैं और 46.55% 46.55% वोटिंग अब तक हो चुका है। दोपहर 3 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज मुस्तफाबाद में देखा गया, जो 56.12% था, और निचले पायदान पर करोल बाग और चांदनी चौक जैसी सीटें थी, जहां दोपहर 3 बजे तक करीब 39% वोट ही पड़ पाए हैं। हालांकि अभी पोलिंग बूथ पर वोटर्स की कतार लगी हुई है। मतदान का समय शाम 6 बजे तक है। आखिरी घंटे में दिल्ली के किस कोने में क्या चल रहा है, हम अपने संवाददाताओं के पास भी चलेंगे। तो दिल्ली चुनाव में आखिर घंटे का मतदान अभी शुरू हो चुका है। ये आखिरी घंटा बहुत मुश्किल होता है। पिछले चुनाव में हमने देखा कि आखिरी घंटे की वोटिंग को लेकर कांग्रेस ने कई सवाल उठाए थे। तो दिल्ली में चल रहे मतदान पर हमारी नजर बनी हुई है। इससे पहले दिल्ली में जब वोटिंग शुरू हुई तो सुबह से मतदान केंद्रों पर काफी चहल पहल नजर आने लगी थी। चुनाव आयोग ने दिल्ली में मतदान केंद्रों पर बड़ी तैयारियां कर रखी थी। नई दिल्ली सीट के दायरे में आने वाले वीआईपी वोटर्स भी वोट डालने के लिए कतार में खड़े नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा, मतदान की सियासी गर्मी परवान चढ़ने लगी है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से अलग अलग खबरें आने लगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली पुलिस से लेकर चुनाव आयोग तक तरह तरह के आरोप लगाने लगी है। चिराग दिल्ली इलाके में सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पोलिंग बूथ से काफी दूर बैरिकेडिंग करने से वोटरों को परेशानी हो रही है। तो नई दिल्ली इलाके में संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को हिरासत में लिए जाने का आरोप लगाया। उधर जंगपुरा में मनीष सिसोदिया सड़क पर उतर आए। मनीष सिसोदिया ने वोटिंग के दिन पैसे बांटने का आरोप लगाया। तो सीलमपुर में बुरके के अंदर एक ही नाम पते वाले 2 वोटर पर आपत्ति को लेकर विवाद हो गया। हालांकि ऐसा शायद पहली बार था कि सोशल मीडिया पर जैसे ही वोटिंग को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से कोई आरोप लगाए जा रहे थे, चुनाव आयोग से लेकर दिल्ली पुलिस तक हर कोई उन आरोपों पर तुरंत सफाई दे रहे थे, उन्हें भ्रामक बता रहे थे या परिस्थिति स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। मिसाल के तौर पर देख लेते हैं। चलिए, सीलमपुर में बुरके पर बवाल की खबर आई तो पुलिस ने बताया कि एक ही नाम और पते की 2 महिला वोटर को लेकर भ्रम हुआ था, जिसे पोलिंग एजेंट की पड़ताल से दूर कर दिया गया। उसी तरीके से जंगपुरा में पैसे बांटने के आरोप पर पुलिस ने तुरंत सफाई दे दी कि ऐसा कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाया है। और कई दलों के पोलिंग एजेंट के टेबल एक ही रंग के होते हैं, जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है। नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की हिरासत को लेकर पुलिस ने सफाई दी कि आरोपी वोटर्स को जबरन एक टेबल विशेष की ओर ले जाने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया है। मतलब इस बार के चुनाव में पूरी सजगता के साथ सियासी दलों ने भी चौकसी बरती है। साथ ही पुलिस और आयोग की ओर से भी उतनी ही सजगता से भ्रमों और अफवाहों को, आरोपों को हैंडल किया गया है। लेकिन इतनी चुस्ती के साथ कराए गए चुनाव और हाई वोल्टेज पॉलिटिकल माहौल के बावजूद वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो दिल्ली के जिलावार वोटिंग परसेंटेज में अगर हम देखें तो दोपहर 3 बजे तक मध्य दिल्ली जिले में 43.45%, 43.45%, पूर्वी दिल्ली में 47.9%, नई दिल्ली में 43.10%, उत्तरी दिल्ली जिले में 46.31%, उत्तर पूर्व दिल्ली में 52.73%, उत्तर पश्चिम जिले में 46.81%, शाहदरा में 49.58%, दक्षिणी दिल्ली में 44.89%, दक्षिण पूर्व दिल्ली में 43.89%, दक्षिण पश्चिम दिल्ली में 48.32% और पश्चिम दिल्ली के जिले में 45.06। सबसे कम मतदान यहां पर होता हुआ हमें नजर आ रहा है। इससे जाहिर होता है कि नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली जैसे जिलों में वोटर कम निकले हैं, जबकि बाहरी दिल्ली और कच्ची कॉलोनियों वाले इलाकों में ज्यादा वोटिंग हुई है। हालांकि यह फाइनल आंकड़ा नहीं है। शाम 6 बजे तक वोटिंग के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि इस बार दिल्ली में मतदान बढ़ा है या घटा है, क्योंकि 2020 में दिल्ली में औसतन 62% फीसदी से अधिक वोटिंग हुई थी। 2015 में इससे भी ज्यादा वोटिंग हुई थी। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर वो थे इससे पहले सीलमपुर में, वहां पर काफी हंगामा हो रहा था। हिमांशु मिश्रा, क्या उसके बाद में अब मतदान नॉर्मल तरीके से हो रहा है? क्या अभी भी वहां पर कुछ शिकायतें हैं? पुलिस ने तुरंत उसकी सफाई दे दी है? किस तरीके से देखते हैं आप?
कैसे चल रही है वोटिंग? आखिरी 1 घंटा बचा है अभी। देखिए, आखिरी घंटा बचा है, वोटिंग पूरी तरीके से नॉर्मल है और जिस तरीके से सुबह यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें थी, अब वो लाइनें भी नहीं रही हैं और अब आप देख सकते हैं कि जो कंडीशन थी अब काफी हद तक रिलैक्स हो गई है। एंट्री गेट पे आप देखिए पूरी तरीके से पुलिस तैनात है। अगर कोई भी वोट देने आ रहा है, अभी 1 घंटा आप देखिए व्हील चेयर पर यहाँ पर अभी आई है, तो पूरी तरीके से जांच पड़ताल के बाद जो पूरा आई कार्ड होगा, जो वोटर कार्ड है, उसके बाद जाने दे रहे हैं। लेकिन वो जो सुबह गहमा गहमी थी और दोपहर में जिस तरीके से बोगस वोटिंग का आरोप लगाकर यहाँ पर नारेबाजी हुई, वो परिस्थिति नहीं रही, क्योंकि वो कंडीशन पुलिस ने जल्दी ही उसको हैंडल कर लिया था। लेकिन उसके बाद यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब धीरे धीरे वो भीड़ भी छट गई है और लाइनें खत्म हो गई हैं। अब इक्का दुक्का लोग ऐसे एक एक करके आ रहे हैं जिन्हें आराम से अंदर एंट्री मिल रही है और जानकारी ये है कि अंदर भी अब वो भीड़ नहीं है, वो कंडीशन नहीं है। हिमांशु, जब हमने दोपहर को बात की थी तब जितनी भीड़ दिख रही थी उतनी भीड़ फिलहाल वहां पर नजर नहीं आ रही है। 1 घंटा बाकी है, क्या ये वोट प्रतिशत बढ़ेगा? क्योंकि नई दिल्ली में अभी तक वोटिंग प्रतिशत काफी कम नजर आ रहा है। तो मौसमी सिंह हमारे साथ में है, ऐश्वर्या पालीवाल भी नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई है। मौसमी, सबसे पहले आपके पास काफी धीमी गति से, ऐश्वर्या पालीवाल फिलहाल हमारे साथ में। ऐश्वर्या, काफी धीमी गति से वोटिंग हो रही है, हाई प्रोफाइल इलाका है, लेकिन उसके साथ साथ उतने ही हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स भी हैं। सबका अपना अपना कैडर है, पूरे पुरजोर तरीके से वो चुनाव प्रचार में उतर गए थे, लेकिन वोटिंग के मामले में कहीं कमजोर तो नहीं पड़ रहे हैं? देखिए, वोटिंग के मामले में कमजोर पड़ रहे हैं साहिल। और हमने देखा है कि अगर मुंबई की भी बात करें तो हमने देखा कि किस तरीके से पूरे स्टेट के अंदर जिस तरीके से मतदान होता है, मुंबई की बात करें तो वैसा नहीं होता है। वैसा ही कुछ हमें देश की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिलता है। मुश्किल से खींचकर 60% तक वोटिंग होती है। 2015 की अगर बात करें तो 62% हुई थी, 2020 की अगर बात करें तो 60% हुई थी। कोशिश की जा रही है, हर कोई यही कोशिश कर रहा है कि अपने लोगों को जितना ज्यादा हो सके बाहर निकालें। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश पहले दिन से इसी चीज में कर रही है। आम आदमी पार्टी के लिए तो ये जो है उनकी नाक की लड़ाई हो गई है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का दिल है वो दिल है देश की राजधानी दिल्ली, क्योंकि यहीं से वो पार्टी बनकर खड़ी हुई थी। अगर यहाँ पे वो हारते हैं तो उनके लिए जो उनके नेशनल प्लान है उनमें एक बहुत बड़ा फुल स्टॉप लग जाएगा। तो कोशिश की जा रही है कि जितना ज्यादा हो सके वो लोगों को बाहर लेके आ पाए, लेकिन धीरे धीरे करके। और नई दिल्ली की अगर बात करें, 2 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स के बेटे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। एक ऐसी सीट पर जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव लड़ रही है, वहां से अमित भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काफी दिलचस्प वहां की लड़ाई हुई थी। कल हमने देखा कि आतिशी और उनके सहयोगियों के कुछ वीडियो भी आए थे, उन पर पैसे बांटने के आरोप लगाए गए। काफी हंगामा वहां पर हो रहा था, लेकिन वोट प्रतिशत पर क्या असर पड़ा है उसका? 3 बजे तक का वोटिंग परसेंट क्या बांधकर चले हम लोग, और 6 बजे तक कहां पर जाते हुए नजर आ रही है सीट? साहिल, देखिए, बिल्कुल कालका जी की सीट पे जबरदस्त लड़ाई है। उसकी वजह यह है कि मुख्यमंत्री आतिशी एक तरफ है तो सामने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी है, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने उस लड़ाई को मनी मसल वाली लड़ाई घोषित की थी। हालांकि मैं वहां से बाहर निकल के मटिया महल की सीट पे इस वक्त पहुंच चुका हूं साहिल, और महिला वोटर्स भी हमारे साथ है बड़े तादाद में। डेमोग्राफिकली ये सीट ऐसी रही है जहां पे आम आदमी पार्टी का वर्चस्व रहा है। मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, लेकिन ऐसे में ये जो वोटर्स, महिला वोटर्स निकली हैं घर से आखिरी समय में वोट डालने के लिए, जल्दी से उनसे कमेंट्स लेते हैं। मैम, आपके लिए अहम मुद्दा क्या रहा इस बार चुनाव में? हमें तो विकास चाहिए जी, आप बताएं। जी, महिलाओं के लिए सुरक्षा और विकास, और जो भी वादे करें वो उनको पूरा करें। मेन हम यही चाहते हैं, मेन यही है। स्कूल, कॉलेज, पानी, 47.1% वोटिंग 3 बजे तक कालका जी में हो चुका है वहां पर। उसके साथ साथ बाकी इलाकों की भी वोटिंग हम देखेंगे और एक पूरा दिल्ली का मैप आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वोटिंग हुई और उसका क्या मतलब निकाला जाए। 3 बजे तक का वोटिंग आपने देखा है। हमारे साथ प्रियंका कक्कड़ जुड़ रही है आम आदमी पार्टी से। कुछ टेंशन तो नहीं नजर आ रहा है प्रियंका जी? अभी तक के आंकड़े आपको क्या कहते हैं? देखिए, 2015 में 67% वोट हुआ था दिल्ली में। 2020 में प्रो इनकम्बेंसी मांग के चलिए 62% वोट था। आज की स्थिति में आपको कहां जाता हुआ नजर आ रहा है? 1 घंटे का खेल बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बाद में फिर शिकायत करना पड़ेगा आपको इलेक्शन कमीशन के पास जाकर। देखिए, आप अगर देखेंगे तो अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन को ओपी शर्मा फॉर एग्जांपल विश्वास नगर के जो सिटिंग एमएलए हैं भाजपा के, वो गाली गलौज कर रहे हैं वहां के विधायकों, वहां के वोटर्स के साथ, और कह रहे हैं कि मारो इनको, ये हमें वोट नहीं दे रहे। बकायदा वीडियो है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही।
बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, अभी भी चल रही है सब तो लगातार। फटाफट साफ कर दिया ना, पुलिस ने किया, आपने प्रेस थोड़ा सा कॉन्फ्रेंस बता किया। दिया, पर थोड़े से बहुत सारे और भी हैं जो नहीं है, जिस पर अच्छा। कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, बता रही हूँ, मेरे पास वो वीडियो भी है, आप कहेंगे तो मैं प्ले कर देती हूँ, जहाँ ओपी शर्मा बकायदा विश्वास नगर के सिटिंग बीजेपी के वो सीट तो एमएलए, अब तक कभी जीती ही नहीं ना, लेकिन तो मतलब वहां पे गाली गलौज करके नहीं, मारो पूछ रहा हूं, पीटो। आपको ऐसे ही बता रहा हूं। मैं आपको बता रही हूँ चल क्या रहा है। तो उससे ये रुझान तो क्लियर हो गया कि वो भी शायद हम जीत रहे हैं, तभी उनको ऐसी हरकत करनी पड़ रही है। इस बार मुझे लगता है कि it will be arrogant if I say any number, but I think Delhi prefers an economic model, Delhi prefers an educated CM, Delhi prefers 24-hour electricity, Delhi prefers free electricity, free bus ride for women. I think एक तरफा वोट पड़ने वाला है। संगीत रागी, आशुतोष और विनोद बीजेपी के सारे लीडर्स आप देखो, उनका मुंह भी लटका हमारे हुआ साथ है हैं। आज। हाँ नहीं ठीक है, संगीत रागी आप जवाब देना चाहेंगे, ये वोट परसेंटेज देखकर आपको क्या लगता है? देखिए वो तो काफी ठीक लग रही है, मतलब आज वो ज्यादा चिल्ला भी नहीं रही है, गुस्सा भी नहीं हो रही है, एकदम ठीक ठाक नजर आ रही है एकदम आज। देखिए मेरे आकलन से मैं फिर आपके चैनल पर प्रेडिक्ट कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी 42 सीट से कम नहीं जीत रही है। कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है, एक असदुद्दीन ओवैसी पार्टी को मिल सकती है, और 25 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी को मिलने जा रही है इस चुनाव में। ये इस चुनाव में आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से हार रही है। मुझे अरविंद केजरीवाल का भविष्य लगता है कि उनके लिए ये वाटरलू साबित होने जा रहा है। मनीष सिसोदिया और आतिशी की हार सुनिश्चित है, और जब वो कह रही हैं कि हम पटपटगंज जीत रहे हैं, ये असंभव है। रेंगते हुए पिछली बार मनीष सिसोदिया वहां 2500-2600 वोट से जीत पाए थे। आज के दिन में नेगी वहां सुधांशु त्रिवेदी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ में, उनसे हमको सवाल पूछने हैं कि आगे इसको कर दूं। देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वो 7 ऐसे विधानसभा सीट थी जो लोकसभा के अंदर वो बहुत अच्छा वहां पर परफॉर्म की थी। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी वहां पर कंसोलिडेट करती है, तो आम आदमी पार्टी के लिए उन मुस्लिम बहुल सीटों को भी जीतना इस बार मुश्किल होगा। ये मेरा अपना नजरिया है। ठीक है। जहां तक पूर्वांचल वोटों का है, तो आप देखेंगे करावल नगर हो या बाकी इतने सारे, पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो 7 सीटें जो है वो पूर्वांचलियों की मदद से ही जीत पाई थी। मुख्य बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है, बनिया और पंजाबी वोट, ये क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोकसभा के साथ रहा है, वो यदि रह जाता है तो आम आदमी पार्टी डबल डिजिट भी आ जाए तो मुश्किल होगा। अरे बाप रे, विनोद अग्निहोत्री जी आप सही मानते हैं इस बात? मैंने कहा है एक राइडर लगाया है विद राइडर ऑल्सो। आपको लगता है कि ये मतलब 67, 63 से डायरेक्ट डबल डिजिट भी नहीं? नहीं, जिस वोटर की बात कर रहे हैं संगीत रागी, बनिया और पंजाबी, जो भाजपा का कोर वोटर है वो तो भाजपा के साथ है, हमेशा है। अभी 34% से 38% बीजेपी पहुंची है, तो अगर वो वोटर भी नहीं तो किसी जरिए पहुंची 2020 में, और 2015 में 34% थी, तो ऐसा तो है भाजपा का के पास वोट नहीं है। भाजपा का अपना कमिटेड जो वोटर, उसका परंपरागत वोटर है, वो तो दिल्ली में जितना है उसमें कोई कमी नहीं है, बल्कि बढ़ोतरी हुई है, वो 34 से 38% हुआ है। अब भाजपा के सामने चुनौती ये है इस चुनाव में कि 54-55% वोट जो उसको लोकसभा में मिला है, उसमें कितना ज्यादा से ज्यादा वो रोक सके, कितना ज्यादा से ज्यादा रोक सके। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सांसद, राज्यसभा सांसद और नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के। सुप्रिया श्रीनेत, चेयरमैन सोशल मीडिया एंड डिजिटल सेल कांग्रेस, वो भी हमारे साथ जुड़ रही है। सुधांशु जी, तमाम शिकायतें सुबह से लगातार हो रही है, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जाकर, हमने देखा कि सौरभ भारद्वाज वहां पर पुलिस से भिड़ रहे हैं, मनीष सिसोदिया जाकर वहां पर कह रहे हैं कि भाई पैसे बांटे जा रहे हैं, पुलिस और चुनाव आयोग इसकी सफाई दे रहा है। ये क्या हो रहा है दिल्ली में? आप किस तरीके से देख रहे हैं जो वोटिंग हो रही है उसको? देखिए साहिल जी, जो आज दिख रहा है इसमें कुछ नया नहीं है। ये पिछले दिनों जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिस प्रकार का आचरण आम आदमी पार्टी का दिखा है, और दर्शकों को यह ध्यान रखना चाहिए, ये वो पार्टी है जिसको भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बहुमत यहां पे मिला। 90 में 67 सीटें, यानी 96% मेजॉरिटी भारत के इतिहास में किसी राजनीतिक दल को नहीं मिली, और सेकेंड टाइम में 90% वोट। उसके बाद उनका जिस ढंग का आचरण दिखा पिछले कुछ महीनों में, आज उसी का एक एक्सटेंशन था, उसी की एक बानगी थी। इस प्रकार की बौखलाहट आपने 2015 और 20 में नहीं देखी। तो मैं इसको यह मान रहा हूं कि आम आदमी पार्टी को अब यह दिखाई पड़ रहा है
कि उनकी हार बिल्कुल सामने दिखाई पड़ रही है। तो हो सकता है इस कारण से एक घबराहट, एक डिस्टरबेंस, एक नर्वसनेस, इस कारण से इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप होते हैं। और ये जो भी लगाए जा रहे हैं कुछ नए नहीं है साहिल जी। जैसे आज कहा जा रहा है कि साहब वोटर्स को वोट नहीं देने दिया जा रहा है, यही उत्तर प्रदेश के विधानसभा के बाई इलेक्शंस में कहा था। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये इंडी गठबंधन के जो दल हैं उनको ये कैसे पता चल जाता है कि अमुक वोटर उनका वोटर है और अमुक वोटर उनका वोटर नहीं है। जरा इस विषय के ऊपर वो प्रकाश डाल दे तो बेहतर समझ में आएगा। अखिलेश यादव जी यही कह रहे थे वहां पर कि साहब हमारे वोटर को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। अब ये कह रहे थे सौरभ भारद्वाज की कुछ दूर पहले से लेकर बैरिकेटिंग कर दी गई है जिससे वोटर नहीं आ रहा है। तो ये वोटर नहीं आ रहा तो सड़क तो सबकी है ना, आपको कैसे पता कि वो आपका वोटर है? कृपया वो जो आपके अंदर आत्मज्ञान है जिसके द्वारा आपको ये पता लगता है कि ये वोटर किसका है वो बताना चाहिए। सुप्रिया श्रीनित, कांग्रेस की कोई शिकायतें नहीं है जिस तरीके से वोटिंग हो रहा है उस पर आम आदमी पार्टी सुबह से लगातार शिकायत कर रही है। और देखिए सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे कि इंडिया अलायंस के गठबंधन वालों को ये सब चीजें कैसे पता चलती है। साहिल जी, आपको, मेरे फेलो पैनलिस्ट को और दर्शकों को सबसे पहले तो नमस्कार। मैं राजनीतिक दल के होने के साथ साथ लोकतंत्र में पूरी तरह से आस्था रखने वाली एक भारतीय भी हूं। और मुझे लगता है कि हम सब जो पैनल पर यहाँ पर बैठे हैं, इतने कम मतदान पर हम सबको चिंता करनी चाहिए। ये लोकतंत्र का महापर्व है। दिल्ली देश की राष्ट्र की राजधानी है, यहीं पर केंद्र की सत्ता है, यहाँ पर एक सत्ता परिवर्तन होने को है और उसके बाद भी इतना कम मतदान। मुझे लगता है हम सबको अपील करनी चाहिए कि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो। आगे क्या होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले लोग इस लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने। क्योंकि ये जो उबासी दिख रही है, ये जो उदासीनता दिख रही है, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। मैं पहली चीज ये बोलना चाहती हूँ। ठीक है। दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ कि दिल्ली के मुद्दे बहुत साफ थे। दिल्ली के मुद्दे प्रदूषण था, दिल्ली का मुद्दा टूटी सड़कें था, दिल्ली का मुद्दा वादा खिलाफी था। और आम आदमी पार्टी को बहुत परेशान होना चाहिए कि लोग उन मुद्दों को सोचकर वोट डालने जा रहे थे। लोगों को पता था कि आपने शिक्षा का एक फर्जी मॉडल बताया, लोगों को पता था कि आपने बड़े बड़े सपने दिखाए, लेकिन धरातल पर अस्पतालों में आईसीयू बेड अगर नहीं चल रही है, एक्सरे मशीनें नहीं चल रही है, एमआरआई नहीं चल रहा, और ये 16 अस्पतालों की मैं बात कर रही हूँ, लोग उस पर वोट देने जाएंगे। कूड़े के ढेर चूक लगे कहां हुए हो रही है? हैं, क्यों नहीं वोटर बाहर निकल रहे हैं? अगर इतना गुस्सा होगा इन सारी चीजों को लेकर, और सबसे बड़ी बात, आपको याद होगा कि महाराष्ट्र चुनाव में आप ही की पार्टी ने शिकायत की थी कि आखिरी के 1 घंटे में बंपर मतदान हो जाता है। आपको अभी भी यही डर लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप बोल रही है कि भाई अब तक कम वोटिंग हुआ, हालांकि ये आंकड़े 3 बजे तक के ही है, 4 और 5 बजे के आंकड़े आना अभी बाकी है। नहीं, डर शब्द का प्रयोग तो मैं अपने जीवन में नहीं करती हूँ, तो मैं किसी से नहीं डरती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र के लिए ये चिंता की घड़ी है। और मैंने बार बार ऐसा देखा है कि दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रोस, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती है वहां पर, लेकिन जब वोट देने का वक्त आता है तो लोग उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करते जो हमारे गांव देहात के लोगों में करते हैं, घंटों लाइने में लगे रहते हैं। देखना है कि वोटिंग परसेंटेज 3 से 5 बजे तक का क्या हुआ और अब अगले 1 घंटे में क्या होने वाला है। और अगर महाराष्ट्र की तरह 8-8 हजार लोग एक बूथ पर वोट डालेंगे तो ये चिंता का विषय होगा। बिल्कुल। सुधांशु त्रिवेदी के पास जाने के पहले आशुतोष, जल्दी से आपसे कमेंट, ये वोट के आंकड़े आपको किस तरीके से देखते हैं? सुप्रिया श्रीनित कह रही है कि बहुत कम नंबर है, 62% वोटिंग पिछली बार हुआ था, आज की स्थिति में जब 46% हो चुका है, 20% का जंप आखिरी 3 घंटे में होने की उम्मीद लग रही है आपको? मुझे लगता है 60% के ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि अगर जहां तक मेरी याददाश्त। इंटरेस्टिंग बात है ना, मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है, वहां पर 9 बजे तक 26% वोटिंग हो चुकी थी और यहां पर अभी 46% तक ही पहुंच पाया। नहीं, अभी हमारे ख्याल से 60 के ऊपर निकल जाएगी, आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और इसलिए भी क्योंकि देखिए आखिरी समय में सारी राजनीतिक पार्टियां, खासतौर वो राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता की दावेदार होती हैं, वो अपने तमाम जो वोटर्स होते हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं और आखिरी समय में भीड़ भी होती है। वैसे भी आजकल तो चुनाव जब पोलिंग खत्म हो जाती है तो उसके बाद अचानक कुछ और नंबर बढ़ जाते हैं, तो अगर वैसा कुछ हुआ तो 60, 65, 70 तक भी जा सकता है। 7 तारीख के शाम तक इंतजार करिए। हाँ बिल्कुल, अपडेट जो है चुनाव है तभी दे सकते हैं। हाँ, ये एक नई परिघटना है भारत की राजनीति के अंदर। नहीं, इस बार तो नंबर जल्दी आ जाएंगे। दिल्ली छोटा शहर है, शायद मतलब राज्य छोटा है। आप कहते हैं ना कि दिल्ली छोटा शहर है। जब TN सेशन होते थे, मैनुअल सारा काम होता था, तो शाम को 5:30 बजे डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, कहते थे अपडेट हम आपको अगले दिन कर देंगे, सुबह 10 बजे नेक्स्ट डे अपडेट होते, तो कभी चेंज नहीं होते थे। अब इलेक्ट्रॉनिक युग है, बटन से सब कुछ होता है, एवरी डिटेल इज अवेलेबल, बट 10 दिन बाद अपडेट होता है। सुधांशु त्रिवेदी, वोटर परसेंटेज कम है, क्या आपको लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे
उसको लेकर ये चिंता है कि वोट परसेंटेज बाहर नहीं निकला है। नॉर्मली कहा जाता है कि कम वोटिंग परसेंटेज या उतना ही वोटिंग परसेंटेज रहता है तो वो प्रो इनकम्बेंसी भी हो सकता है। तो क्या एंटी इनकम्बेंसी का वोट नीचे उतारने में थोड़ा कम आपको नजर आ रहा है कि आपको लगता है कि अभी अगले 3 घंटे हैं, 3 घंटे जो बाकी थे उसमें वोट परसेंटेज ठीक हो जाएगा? क्योंकि वोटर्स का आंकड़ा जरूर बढ़ा है दिल्ली में। देखिए, जो सुप्रिया जी ने कहा और जो आशुतोष जी ने कहा, दोनों की बातों के एक एक बिंदु से मैं सहमत हूं। यह सही बात है कि वोट अधिक रफ्तार में निकलना चाहिए, अधिक संख्या में लोगों को निकल के मतदान करना चाहिए, परंतु यह एक संयोग है या विडंबना है कि भारत में शहरी क्षेत्रों में मतदान अपेक्षाकृत कम होता है। सीएसडीएस ने 1 साल पहले करीब जो एक असेसमेंट दिया था, उसके अनुसार अर्बन मिडिल क्लास नॉर्मली उसका मत प्रतिशत 48 से 49 होता है, जिनको हम कॉलोनी में रहने वाले लोग कहते हैं उसमें। तो शहरी क्षेत्रों में ये एक चीज रहती है जो मेरे विचार से बहुत अच्छी चीज नहीं है, और अधिक से अधिक लोगों को निकल के मतदान करना चाहिए। जहां तक आशुतोष जी ने जो बात कही, यह भी संभावना है कि आखिरी समय में चूंकि सभी दल जब देखते हैं कि कम हो रहा है तो प्रयास करते हैं, और जो रूल है कि 6 बजे तक जो भी लोग लाइन में लग गए उनको वोटिंग करने का मौका मिलेगा, तो हमें अंतिम प्रतिशत आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, जो हो सकता है कि पिछली बार के बराबर पहुंच जाए। रही बात जब टीएन सेशन का आशुतोष जी ने उल्लेख किया, तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, देश की शायद आधुनिक पीढ़ी को न याद हो तो टीएन सेशन के जमाने तक एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था। उसके बाद टीएन सेशन के बहुत से ऐसे फैसले थे जो तत्कालीन सरकारों को अच्छे नहीं लग रहे थे, जैसे वोटर आईडी कार्ड उनके जमाने में आया और उसके बाद बूथ कैप्चरिंग करके फर्जी वोट डलवाना थोड़ा मुश्किल होता चला गया। तो उसके बाद तत्कालीन सरकार ने 3 इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर दिए थे, और 3 इलेक्शन कमिश्नर में बहुमत से फैसला होने का निर्णय नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने किया था। तो यह टीएन सेशन को सुविधा देने के लिए था या टीएन सेशन पर नकेल लगाने के लिए था? और यह भी मैं एक संयोग ही मानूंगा कि जब से टीएन सेशन के वह चुनाव सुधार हुए, वोटर आईडी कार्ड आया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनने का दौर शुरू हुआ। 96 का चुनाव था, पहला चुनाव लोकसभा का जो वोटर आईडी कार्ड के साथ हुआ, हम सबसे बड़े दल बन के उभरे। 98 में हम सबसे बड़े दल के बन के उभरे। 99 में हमारी सरकार आई। 2004 और 9 खराब रहे उसके, यानी जो जो चुनाव सुधार आगे बढ़ते चले जाते हैं, वोट में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी होती है, सभी दलों के लिए ठीक रहता है, और सबको उस ट्रांसपेरेंसी में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मैंने आपका जवाब से भी एक फैक्ट छोड़ा है, मुझे लगता है आशुतोष जी या जो भी राजनीतिक विश्लेषक है उन्हें विचार करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सवाल उठते हैं कि कैसे 60% अगले दिन 63 हो जाता है, फिर 48 घंटे बाद वो 65 हो जाता है, और फिर 3 दिन बाद वो 69-70 के आसपास पहुंच जाता है। मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं, ये लोगों के दिमाग में एक सवाल, एक डाउट, एक संशय लगाती है, और इसका जवाब आना चाहिए, स्पेशली कि कितनी टेक्नोलॉजी आज की तारीख में है। जब 17C फॉर्म होके सील हो गई, तो उसके बाद आपके पास शाम तक आ जाना चाहिए, शाम नहीं तो अगले दिन सुबह तक आ जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था पहले, अब इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बंद कर दिया। अब सिर्फ एक प्रेस रिलीज के माध्यम से पता चलता है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें लोगों के मन में डाउट खड़ा करती है, लोगों के मन में संशय करती है, और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि इन संशय को दूर करे कि 60% 69% कैसे हो जाता है। और इसी का मुझे लगता है जिक्र हम में से कुछ लोग यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन मेरा अपना मानना, मैं वापस दिल्ली चुनाव पे जाऊंगी, मेरा अपना मानना है दिल्ली के मुद्दे बहुत प्रखर थे, दिल्ली के मुद्दे खूब मुखरता से बोले जा रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत प्रयास किया। बीजेपी जिसकी केंद्र में सरकार थी और आधा प्रशासन पुलिस के द्वारा उनके हाथ में, उसने भी मुद्दों को भटकाया। लेकिन दिल्ली के लोगों का विजन बहुत क्लियर है कि चाहे वो पुलिस की जिम्मेदारी हो, चाहे वो सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, या चाहे प्रशासन की जिम्मेदारी हो, दिल्ली के लोगों को निराशा हाथ लगी और वोट उसी पे पड़े। प्रियंका कक्कड़, जल्दी से आपका जवाब, और उसके बाद मुझे दिखाना है कि किस तरीके से दिल्ली के लोगों ने वोट किया है, दिल्ली के अलग अलग इलाके के लोगों ने किस तरीके से वोट किया है। मुझे लगता है सुधांशु जी को प्रेजेंट जमाने में आना चाहिए। अशोक लवासा जी को क्यों रिजाइन किया करना पड़ा, हम सबको पता है, हमें पता है। अरुण गोयल जी को क्यों रिजाइन करना पड़ा, इनसे पूछना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने में 3 लोगों की कमेटी होगी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहेंगे, तो इन्होंने क्यों उसके विपरीत कदम उठाए और क्यों इन्होंने लॉ बदला। तो निष्पक्षता पे सवाल तो आते ही है ना, जब इन्होंने ये सारे कानून विपरीत किए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके। आज भी जब मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आ रही हैं जिन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, आप मीडिया में कुछ स्टोरीज तो उठा रहे हैं जिन पे आपने बताया कि तुरंत जवाब आ रहा है, बट बहुत सारी ऐसी भी है जिन पे कोई जवाब नहीं है, जिन पे साइलेंस है। जैसे जब अरविंद केजरीवाल जी पे पथराव हुआ तो वो साइलेंस था, जैसे आज ओपी शर्मा का मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ तो साइलेंस था।
तो निष्पक्षता मेंटेन, निष्पक्ष होना ही जरूरी नहीं, निष्पक्षता दिखना भी जरूरी है। संगीत रागी को इसके बारे में कुछ बताना है, लेकिन पहले लोगों को पता चले कि भाई दिल्ली में कौन से इलाके में कितना वोटिंग हुआ है। जरा आप स्क्रीन पर, आपको हम दिखाएंगे बड़ी वाली स्क्रीन पर कि जो मैप हमने बनाया हुआ है, हीट मैप जिसे हम कह सकते हैं, कि जिस पर हमको पता चल पाएगा कि आखिरकार कौन से इलाके में कितना वोटिंग हुआ है। अभी तक दिल्ली का 3 बजे तक के आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं। 46% के आसपास के कुछ आंकड़े हमको यहां पर नजर आ रहे हैं। अगर हम देखें स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर में आपको जो वोट दिखाई दे रहा है ना, वो सबसे ज्यादा वोटिंग वहां पर हुआ है। यानी नीला और हरा कलर जो आप देख सकते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग होता हुआ नजर आ रहा है। जो लाल रंग के निशान आपको जहां पर नजर आ रहे हैं, वहां पर 3 बजे तक सबसे कम यानी 39 to 42% के बीच में वहां पर वोटिंग, और सबसे ज्यादा 3 चुनाव क्षेत्रों में जो ब्लू यानी नीले में आपको जो रंग दिखाई दे रहा है, वो 53 to 56% दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े आपको नजर आ रहे हैं। और 21 से 22 सीटें ऐसी हैं जो आपको येलो कलर में नजर आती है वहां पर, उसमें आपको पता चलता है कि ये सारी सीटें यहां पर करीब करीब 42 to 49% वोटिंग यहां पर आपको नजर आता है। और अगर आप नजर डालें तो आपको समझ में आएगा कि हरे कलर की 9 सीटें हैं, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का इलाका, या जो ये ऐसे इलाके हैं जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनी के इलाके कह सकते हैं, यहां पर मुस्लिम वोटिंग काफी संख्या में है, पूर्वांचली वोटिंग भी यहां पर है। और सबसे कम वोटिंग सेंट्रल दिल्ली में आपको यहां पर दिखाई देती है, जहां पर अफ्लुएंट इलाका हम कह सकते हैं, नई दिल्ली का इलाका है, जहां पर कम वोटिंग वहां पर होती हुई नजर आ रही है, जिसका जिक्र सुप्रिया श्रीनेत, सुधांशु त्रिवेदी और यहां पर पैनलिस्ट सभी लोग यहां पर कर रहे थे। संगीत रागी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, आज की स्थिति में भी हम देख रहे हैं कि मुस्लिम वोटिंग बहुत संख्या में हो रहा है, झुग्गियों में अभी भी लाइन वहां पर लगी हुई है। ये वोटिंग आपको क्या दिखाएगा? जो सुप्रिया श्रीनेत जो कह रही थी कि भाई लोगों के मन में कुछ गुस्सा है, वो यहां पर दिख सकता है। देखिए, मुस्लिम वोट कॉन्स्टिट्यूएंसी चाहे जहां भी हो, बंगाल में हो, बिहार में हो, चाहे बिहार का किशनगंज एरिया हो, धुबरी हो, बारापेट हो, 24 परगना हो, चाहे जहां आप हैं, वहां पर वोटिंग परसेंटेज हमेशा ज्यादा रहता है। और दिल्ली में आप देखेंगे कि पिछली बार भी यदि 2020 का आप चुनाव देख लेंगे तो आप मुस्तफाबाद का आप ले लीजिए, बाबरपुर का इलाका ले लीजिए, सीलमपुर का इलाका ले लीजिए, सीमापुरी का इलाका ले लीजिए, इनमें सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ था पिछली बार भी। 70+ % जो है वो पिछली बार वोटिंग हुआ था। दूसरी बार जब भी इलेक्शन कमीशन की बात होती है तो ये मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि 2 हो या 3 हो, सुप्रीम कोर्ट के जज उसका हिस्सा बने, ये सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा मैंडेट कहीं नहीं देता है। जिसने भी भारत का संविधान पढ़ा है उसको ये इतनी बेसिक जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार नहीं है तय करने का कि जो इलेक्शन कमीशन होगा उसमें कितने सदस्य होंगे और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश उसका या चीफ जस्टिस। इसको तो हम कह सकते हैं जैसे कॉलेजियम सिस्टम जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको छीन लिया है। देखिए, राहुल गांधी तो वो वही बोले ना कि भाई आप बैठे ही क्यों वहां पर। नहीं, मैं तो कह रहा हूं राहुल गांधी तो फिर जवाब दे देते ना कि राहुल गांधी की जब उनकी सरकार थी तो कैसे इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, जो चुनाव भी लड़ते थे, चुनाव हार जाते थे तो राज्यसभा में भी जाते थे, मंत्री भी बनते थे। ऐसे तो सुधांशु त्रिवेदी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आशुतोष कुछ कहना चाहते हैं। जल्दी से आशुतोष जी, उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी जी के पास चलेंगे। नहीं, अगर हमारे मित्र का बस चले तो सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट क्यों है, उसी को इंडिपेंडेंस खत्म कर दी जाए। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट क्यों है? देखिए, सुप्रीम तो आपसे पूछ रहा हूँ क्या संविधान में प्रावधान है क्या? मुझे मैं जानकारी पूछना चाहता हूँ, क्या संविधान में है ऐसा प्रावधान? क्या मुझे बोलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन जो है वह भारत के इलेक्टोरल प्रोसेस का कोर बिंदु है। अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं होगा, अगर उसकी साख पर सवाल खड़े होंगे तो पूरी की पूरी जो इलेक्शन प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया है, उस पर सवाल खड़े होंगे। इलेक्शन कमीशन की भूमिका को बनाने के लिए उन्होंने कहा था। अब इन्होंने क्या किया? अब अपनी कैबिनेट के 2 लोगों को रख दिया, तो कहां इंडिपेंडेंस है भाई? नहीं, इलेक्शन कमीशन की भूमिका इस चुनाव में अहम रहेगी, ऐसा आपको लगता है, जिसके वजह से ये सारे सवाल पहले से ही उठाए जा रहे हैं? क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन ने सुबह से मैं देख रहा हूं 3 बार अब तक रिएक्शन दे चुके हैं अलग अलग आरोपों पर। इलेक्शन जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो मंत्री हुए ना इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जल्दी से सुधांशु त्रिवेदी जी के पास जाना है मुझे। विनोद जी यहाँ मौजूद है, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, उनको अच्छी तरीके से पता है कि जिन लोगों ने टीएन सेशन के समय के इलेक्शन कमीशन को कवर किया अच्छी तरीके से जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन की साख क्या होती है।
आज जो साख है, ऐसी साख इलेक्शन कमीशन के इतिहास में शायद कभी नहीं रही होगी। इतनी खराब साख हो गई है। पूरी चुनावी प्रक्रिया पे सवाल खड़े हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को इस पे कुछ करना चाहिए, अपनी इंटीग्रिटी को बहाल करने की। आमतौर पर नतीजे आने के बाद सवाल उठते हैं, यहां तो पहले से ही सवाल उठने लगे हैं। सुधांशु त्रिवेदी और उसके बाद सुप्रिया सुले। देखिए, एक बात मैं टेक्निकल कहता हूं, फिर आशुतोष जी की बात। देखिए, संविधान में यह व्यवस्था है कि एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर और जुडिशियल पावर, तीनों का क्लियर डिमार्केशन है। एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं हो सकता। जैसे कोर्ट को यह अधिकार है कि संसद के द्वारा पारित कानून को वो निरस्त कर सकता है, पर कानून बनने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकता है कि वो कहे कि जब संसद में एक कमेटी बनी हुई है तो उस कमेटी के अंदर क्या होगा इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करे। उसी प्रकार संसद को अधिकार है कि कोई कोर्ट कानून बनाए, उसके बाद वो कानून को परिवर्तन कर सकती है, मगर ये नहीं कर सकती है कि जब कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है उस बीच में संसद हस्तक्षेप करे कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में ये होना चाहिए। उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट एक एपेलेट अथॉरिटी है, यानी किसी को आपत्ति हो किसी डिसीजन से तो अपील करने जा सकता है। और सिलेक्शन ऑफ एनी कैंडिडेट फॉर एनी पोस्ट एग्जीक्यूटिव काम है। आप एक कल्पना करिए कि अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसी एग्जीक्यूटिव डिसीजन का पार्ट हो गया और उस चयन को लेकर किसी को आपत्ति है तो वो अपील कहां करेगा जाके? बात खत्म हो गई ना। इसीलिए ये जो संवैधानिक व्यवस्था है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी बिल्कुल अलग अलग रहेंगे, ताकि अगर किसी को आपत्ति हो, मेरे मित्र बैठे आशुतोष जी मुझे बता दें, जैसे बहुत से लोग होते हैं, सीवीसी के अपॉइंटमेंट पे सुषमा स्वराज जी को आपत्ति थी, हम लोग कोर्ट गए थे। अब आप कल्पना करिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बनने पे किसी को आपत्ति हो और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो जुडिशियल अथॉरिटी है वो एग्जीक्यूटिव प्रोसेस का पार्ट हो जाए तो अपील कहां की जाएगी? तो आपने संवैधानिक व्यवस्था के लिए पेचीदगी, इसलिए अगर कोई इसमें टेक्निकल पॉइंट गलत लग रहा हो सुप्रिया जी से जवाब लेके विनोद अग्निहोत्री जी आपके बताएं। देखिए, एक सिर्फ सुप्रिया सुने बोलना चाह रही है। सुप्रिया जी, आपका म्यूट हो गया। सुप्रिया जी, आपकी आवाज वैसे ही म्यूट हो गई है। हाँ जी, सॉरी। मैं 3 बिंदुवार तरीके से अपनी बात बोलना चाहती हूँ। पहली बात मेरी यह है कि इलेक्शन कमीशन में ये बहुत बड़ा बदलाव आया है कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कविताएं बोलते हैं, शायरी सुनाते हैं, जो उनका काम नहीं है, और कटाक्ष करते हैं। वो अलग बात है कि ये मर्यादा या ये गरिमा इलेक्शन कमीशन की होनी चाहिए कि ना होनी चाहिए, उस पर हम अलग से दिन में बहस कर सकते हैं। मेरा अपना मानना है 3 चीजें। एक कानून बना, एक प्रक्रिया बनी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बैठकर निष्पक्ष, जिसके ऊपर इस लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, उसके इलेक्शन कमिश्नर्स को और उसके चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करेंगे। उसमें से सीजेआई का हटाया जाना और उसको 2:1 कर देना। आज की तारीख में अगर मोदी जी या अमित शाह के अलावा कोई और मंत्री भी मोदी सरकार का कुछ डिसाइड कर लेता है तो वीटो करने का अधिकार किसको है? क्या एलओपी वीटो कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए जिस तरह से वो चेंज हुआ और जिस तरह से उसके बाद जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ और डेटा मांगा गया और उसमें चुनाव संचालन के नियम बदले गए, तो बहुत सारे सवाल उठेंगे इलेक्शन कमीशन पर। इलेक्शन कमीशन आज तक ये नहीं बता पाया कि महाराष्ट्र चुनाव में करीब करीब 70 लाख जो वोट बढ़ गए, करीब करीब 74,13,000 वोट बढ़े, उसकी कॉपी हमें क्यों नहीं दे रहे? वो क्यों नहीं सूचीवार तरीके से हमें लिस्ट ऑफ बूथ्स दे देते हैं? दे दे, वो नहीं करेंगे। तो मेरा अपना मानना है, और हमने होते हुए देखा है, जब 2019 का चुनाव, इलेक्शन कमीशन तो कहता है ना वो तो पब्लिक डोमेन में है, कॉपी तो पब्लिक डोमेन में वो छप के आ जाती है कि कहां पर वोटर बढ़े हैं। खत्म कर लेने दीजिए, एक चीज मुझे खत्म कर ले। 2019 का चुनाव था, 2024 का चुनाव था। 2019 के चुनाव में बहुत जगह ये शिकायतें आई थी कि मोदी जी ने बहुत जगह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को उन्होंने लांघा है, उसका उल्लंघन किया है। इलेक्शन कमीशन का एक व्यू था, फ्रैक्चर्ड व्यू था, उसमें से अशोक लवासा ने अपना डिसेंटिंग नोट दिया। अशोक लवासा की पत्नी जो कि एक आईएएस अधिकारी थी, उनकी बेटी जो आईएएस अधिकारी थी, उनके अन्य घर वालों के खिलाफ इनकम टैक्स की रेड शुरू हो गई। अंततोगत्वा वो वहां से निकलकर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईएमएफ या कहीं बने। एक मिनट सुप्रिया जी, आप संदीप दीक्षित ने जल्दी से आरोप लगाया हुआ है, उसको हम ले लेते हैं। उनका यह कहना है कि दिल्ली चुनाव में संदीप दीक्षित का आरोप है कि कुछ बूथों पर बोगस वोटिंग हो रही है। संदीप दीक्षित कह रहे हैं बोगस वोटिंग की शिकायत, अब कांग्रेस के तरफ से भी बोगस वोटिंग की शिकायत आ रही है और उनका कहना है कि दोनों दल पैसे बांट रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी पैसे बांट रही है। प्रियंका कक्कड़, अब तक आप आरोप लगा रही थी, अब देखिए कांग्रेस कह रही है कि आप भी पैसे बांट रहे हैं। आप कुछ पीछे नहीं है पैसे बांटने में?
देखिए, इनके सहयोगी, इनके पास पार्टनर हैं आज बीजेपी के पास सारी एजेंसीज हैं, पुलिस इनके पास है। हमने तो प्रमाण दिखाए हैं आपको, डाल रहे हैं हम ट्विटर पे क्या क्या हो रहा है। ऐसे आरोप लगा के क्या भागना, करवा दीजिए अरेस्ट। सब कुछ तो है इनके पास, बीजेपी साथ तो है। ये आपका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप, क्योंकि मनीष सिसोदिया भी वही आरोप लगा रहे थे। उसके बाद मनीष पुलिस ने कहा सिसोदिया कि भाई जी ये ने सब तो मिला नहीं बकायदा, है। नहीं, बहुत फर्क है। मनीष सिसोदिया जी ने बकायदा वो घर दिखाया जहां से पैसे बांटे जा रहे थे, ये दिखाया कि उस घर के आगे बीजेपी ने टेबल रखा है, पुलिस को वहां बुलाया, पुलिस ने मना कर दिया अंदर जाने से, और बड़ी जद्दोजहद से वो इलीगल टेबल को वहां से हटवाया। विनोद अग्निहोत्री, आप कब से कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर लगता है कि एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठना शुरू हो जाएगा इसके बाद में, क्योंकि पहले से ही हम देख रहे हैं वोट प्रतिशत को देखकर भी चुनाव सवाल उठ सकते हैं। और अभी आखिरी 1 घंटा बाकी है, अभी तो मेरे ख्याल से आधा घंटा बाकी है, 6 बजे तक वोटिंग खत्म हो जाएगी। आखिरी 1 घंटे में वोट प्रतिशत कितना बढ़ता है उस पर भी दरअसल नजर रखनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है अभी आज की स्थिति में। देखिए, ये तो चुनाव आयोग के लिए आत्ममंथन का विषय है कि उस पर सवाल क्यों उठे हैं। हाँ। क्योंकि कुछ सवालों का जवाब चुनाव आयोग अभी तक नहीं दे पाया है। हाँ। और उस पर जब हम बहस करेंगे, सुधांशु जी ने एक बात कही कि अगर चुनाव आयुक्त उसमें के सिलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट के जज को शामिल कर लिया जाएगा तो उस पर आपत्ति होगी, तो अपीलेट कहाँ जाए, अपील कहाँ करेगा। अरे भाई, सीवीसी का एग्जाम्पल आपने दिया, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल हैं उसकी सिलेक्शन कमेटी में, और अपील हुई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है जैकब साहब थे उनको वो किया। तो ऐसा नहीं है कि अपील तो उसमें भी शामिल है, सीबीआई के उसमें भी शामिल है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो उसमें भी अपील होती है। तो ये कोई तर्क जो है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में शामिल हो जाएंगे तो अपील कहाँ की जाएगी। 2 मामले तो ऐसे हैं जिससे अपील की जाती है। ठीक है, मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखानी है कि 2020 में 10 सीटें हमने चुनी हुई है। अगर स्क्रीन पर आप देखें तो उससे पता चलता है, जैसे देखिए बुराड़ी की सीट है, नई दिल्ली की सीट है, 2020 में 52.37% का वोटिंग हुआ था, और अभी तक 44.85% वोटिंग वहां पर हो चुका है। रोहिणी की सीट है, 63.27% वोट 2020 में हुआ था, और अभी 48.97%। ये 20 सीटें अगर हम नजर डालें तो 2020 के आंकड़े से भी आज की स्थिति में कम से कम 20% का फर्क, 3 बजे तक के आंकड़े आज की स्थिति में हमको यहां पर दिखा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे, उसके साथ साथ जल्दी से आपकी इस बारे में भी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि अगर वोट प्रतिशत कम होता है तो इसका आप भारतीय जनता पार्टी क्या मतलब निकालेगी, क्योंकि तमाम कोशिशें की गई है कि वोटिंग ये 5 बजे तक के आंकड़े भी हमारे पास आएंगे। 5 बजे तक 57.78% वोटिंग अब तक हो चुका है। शाम के 5 बजे तक 57.78% वोटिंग अब तक हो चुका है। 5 बजे के आंकड़े भी अभी आ चुके हैं। पिछली बार 62% के करीब वोटिंग हुआ था 2020 में, उससे पहले 67% तक वोटिंग हुआ था। आज की स्थिति में आखिरी 1 घंटा बचा है जब 57.78% वोटिंग अब तक का हो चुका है। वोट प्रतिशत बढ़ेगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मुझे लग रहा है जो आशुतोष जी कह रहे थे, जब फाइनल आंकड़े आएंगे तो जो पिछली बार का वोट प्रतिशत था उससे थोड़ा हो सकता आगे जाए। जब क्योंकि 57.78 यानी 57.8 के आसपास आप 5 बजे बता रहे हैं, तो इस बात की संभावना हो सकती है कि 6 बजे या जो फाइनल आंकड़ा 7 या 8 बजे तक आएगा, तो मुझे लगता है वो पिछली बार के 62 से आगे चले जाना चाहिए। फिर भी मैं कहता हूं कि यह जो मत प्रतिशत है ये और बेहतर होना चाहिए तो और ज्यादा बेहतर रहता। अब जहां तक अग्निहोत्री जी ने जो बात कही, तो मैं कहना चाहता हूं महोदय, अगर आप ऐसे कहें तो आपने तो सारी एग्जीक्यूटिव पावर और जुडिशियल पावर को एक में करने का प्रयास कर दिया। ये तो वो हो गया कि विश्वविद्यालय की भाषा में कहूं कि पेपर सेट करने वाला ही इवेल्युएटर होगा। यह चीज अपवाद स्वरूप एक आध क्षेत्र में हो सकती है, आप उसको जनरलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। पेपर सेट करने वाला अलग होता है एग्जामिनर, पेपर आप कह रहे हैं जी वो सेट करने वाला ही इवेल्युएट कर लेगा, तो फिर क्या उसमें कौन सा फर्क पड़ता है। मुझे लगता है इस प्रकार का जो घालमेल है ये आगे जाके बहुत सारी चुनौतियों को खड़ा करता है, इसलिए हमने बात कही। और मैं विनम्रता से दो बातें कह देना चाहता हूं। एक टेक्निकल बात, हमारी सरकार आने से पहले क्या कोई विपक्ष का नेता भी इन्वॉल्व होता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में? दैट वाज एन एग्जीक्यूटिव प्रोसेस। प्रधानमंत्री जी ने सदन के पटल में बोला है। एक जांच हुई है सुधांशु जी, अब उसको लेजिस्लेटिव के बजाय जुडिशियल बनाना चाहिए। दूसरा, यदि यह बात एक लाइन और कह दूं साहिल जी, और ये बातें जब कही जा रही हैं तो आप ये मान लीजिए कि ये संभावित हार की पेशबंदी की जा रही है अभी से, न सिर्फ आम आदमी पार्टी के द्वारा तथा साथ ही साथ उनके समर्थक राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा।
नहीं, एक इंटरेस्टिंग बात आज ये भी हुई है कि हमने देखा कि प्रधानमंत्री आज गए थे वहां पर कुंभ में, वहां पर आस्था की डुबकी वहां पर लगाई गई, उन्होंने देखी। लेकिन इससे पहले भी हमने कम से कम 11 बार इस तरीके से प्रधानमंत्री जिस दिन वोटिंग होता है उस दिन वो वहां पर गए हुए हैं, और उसमें से 8 बार वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। जी बिल्कुल सुप्रिया जी, आप कह सकती है। सिर्फ एक छोटा सा आंकड़ा मुझे देना था, 11 साल में 11 बार ये हुआ है, 2 लोकसभा 6 विधानसभा चुनाव के बीच में पीएम का ये कार्यक्रम है। सुप्रिया श्रीनेत, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और मुझे लगता है सनातन संस्कृति में आस्था रखते हैं, उनके वहां जाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर कल उन्होंने 1 घंटा 38 मिनट के अपने जबानी जमा खर्च में एक शब्द संवेदना का उन श्रद्धालुओं के लिए बोल दिया होता जिनकी कुचल कर कुंभ में जान चली गई, तो मुझे अच्छा लगता। अगर वो वहां पर गए और वहां पर जाकर उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा होता, इधर उधर की बातें करनी छोड़िए, सूची निकालिए कितने लोग घायल हुए, कितने लोग मृत हुए, उनके घर तक खबर पहुंची, उनके घर तक उनके शव पहुंचे कि नहीं पहुंचे, एक सूची। अभी तक 8वां दिन है, आज भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने आंकड़े नहीं दिया। आप 11 बार बता रहे हैं। ऐसा हर बार होता है कि जब भी चुनाव का दिन होता है, कैमरे का पूरा फोकस नरेंद्र मोदी जी अपने ऊपर रखते हैं। 3 दिन पहले, 4 दिन पहले 29 तारीख को इतनी बड़ी घटना हुई महाकुंभ में, श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, भगदड़ मची, हादसा हुआ, लोग कुचल गए। क्या प्रधानमंत्री छोड़ नहीं सकते थे? मैं इस बात को पूछना चाहता हूं। एक शब्द संवेदना का, एक शब्द श्रद्धांजलि का नहीं? सुधांशु त्रिवेदी दोनों बात। पहली बात माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय में कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी वो हैं जिन्होंने 11 वर्ष में एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। तो अगर आप देखें, कोई एक दिन ऐसा होता है जिस दिन कोई सरकारी काम संभव ही नहीं होता है, ऑलमोस्ट एंटायर गवर्नमेंट इज ऑन लीव, वो वोटिंग का ही दिन होता है। तो अगर किसी व्यक्ति को अपने सरकारी कामकाज का हर्जा किए बगैर समय निकालना है व्यक्तिगत कार्य में, यानी व्यक्तिगत पूजा पाठ के लिए, तो मुझे लगता है उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे विपक्ष के लोग, चाहे कांग्रेस को है, आम आदमी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, आज कुंभ के बारे में बोल रहे हैं, जो लोग समय खत्म हो रहा है, सनातन धर्म की कॉन्फ्रेंस करते हो, ग्लोबल हिंदुत्व का समर्थन करते हो, तो ऐसा लगता है वो संवेदना की बजाय समय खत्म हो चुका है मेरा, प्रयास ज्यादा कर रहे हैं, जो योगी जी ने कहा है। चलिए, अभी आखिरी 15 मिनट बाकी है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।